हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। फॉर्मूला फटाफट सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 11th की चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। एंड आई होप कि इसके पहले आप इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला वीडियो तो देख ही चुके होंगे। तो आज भी अपनी नोटबुक और पेन लेकर हो जाइए रेडी, क्योंकि साथ ही साथ आज हम लोग इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले साथ में रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ही सिंपल से लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमको पता होती है, बस फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए और हम उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके जो भी क्वांटिटी हम लोग को कैलकुलेट करनी है, डिटरमाइन करनी है, उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास में है अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू गामा अपॉन 3। तो ये रिलेशन है अल्फा, बीटा और गामा के बीच में। तो यहाँ पर जो अल्फा है, बीटा है एंड जो गामा है वो क्या शो कर रहे हैं? तो वो शो कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन रिस्पेक्टिवली। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास में लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है या फिर लीनियर एक्सपेंसिविटी है और हमको बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि एरिया एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट है उसको कैलकुलेट करना है, तो हमको पता है बीटा इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू अल्फा, यानी कि 2 इंटू अल्फा। तो वहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं बीटा की वैल्यू। वैसे ही अगर आपको गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अल्फा की गिवन है या फिर बीटा की गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं या फिर इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं और आप किसी भी क्वांटिटी या किसी भी टर्म के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है S इक्वल्स टू 1 अपॉन m डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। तो यहां पर जो स्मॉल s है उसके थ्रू हम लोगों ने क्या डिनोट किया है? तो ये हो जाएगी आपके पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेल्टा क्यू के थ्रू हम लोग शो कर रहे हैं जो भी हीट एब्जॉर्ब या फिर गिवन ऑफ की होगी किसी भी सब्सटेंस ने उसको। तो यहां पर मैं हीट सप्लाइड लिख देती हूं डायरेक्टली, आप लोग इसे समझ जाइएगा। डेल्टा टी यहां पर क्या है? तो ये है टेम्परेचर चेंज या फिर चेंज इन टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर डिफरेंस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया चेंज इन टेम्परेचर। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों को एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है इसको हम किस तरीके से शो कर पाते हैं। तो हमारे पास में एक और फॉर्मूला आ जाएगा इसके थ्रू, वो आ जाएगा कैपिटल एस इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये भी हमारे पास में एक फॉर्मूला हो गया जहां पर एस के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं? तो ये हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस को डिनोट कर रहा है। इसीलिए जब हमने ये आगे फॉर्मूला लिखा है तो यहाँ पर हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू कैपिटल S अपॉन एम बी। तो हमारे पास में एक और फॉर्मूला यहां पर से आ जाएगा, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल S अपॉन एम। तो ये भी हो गए हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इनका यूज हम कई बार क्वेश्चंस में कर चुके हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो हमारे पास में अभी एक फॉर्मूला हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए और एम तो हमको पता ही है, एम के थ्रू हम लोग क्या डिनोट करते हैं? तो उस सब्सटेंस के मास को ही हम लोग m के थ्रू डिनोट करते हैं। तो हमारे पास में सारी की सारी वैल्यूज ही होंगी, डेल्टा q की वैल्यू होगी, डेल्टा t की वैल्यू होगी, m की वैल्यू यानी कि उस सब्सटेंस का मास गिवन होगा और हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास में हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है और हमको जो ये हीट कैपेसिटी है इसकी वैल्यू गिवन है, मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन है, तो भी हम डायरेक्टली जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है यानी कि ये वाली स्मॉल s, मैं यहाँ पर स्पेसिफिक भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन न रहे कि ये स्मॉल s है, इसको इस तरीके से बना देती हूँ। तो ये हो गई हमारे पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि इक्वल टू हम लोग हीट कैपेसिटी अपॉन मास ऑफ द सब्सटेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए। तो यहाँ पर C के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं? ये है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
साथ ही साथ डेल्टा क्यू से तो हम लोग शो वही कर रहे हैं, जितनी भी हीट एब्जॉर्ब की है या फिर गिवन ऑफ की है किसी भी सब्सटेंस ने। डेल्टा टी हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर या फिर टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर जो म्यू है वो क्या शो कर रहा है, तो वो सब्सटेंस का जितना भी अमाउंट है उसको शो कर रहा है, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स। तो इसमें हम लोग लेते हैं इसकी वैल्यू और हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं और हमारे पास में जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है यानी कि C की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट है लेटेंट हीट के लिए फॉर्मूला L इक्वल्स टू Q अपॉन M। तो यहाँ पर L के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग शो कर रहे हैं लेटेंट हीट को। Q यहाँ पर क्या है, तो ये वही है जो हीट सप्लाई जिस भी सब्सटेंस के लिए हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली हीट लिख लेते हैं और M के थ्रू उस सब्सटेंस का मास हम लोग लिख सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन में अगर हमें लेटेंट हीट की जरूरत है तो वहां पर अगर हमको हीट दिया गया है, मास के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, तो हम लोग फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं Q बाय M के थ्रू हम लोग लेटेंट हीट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की, जिसके अकॉर्डिंग हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इक्वल्स टू होता है हीट गेन्ड बाय द अदर बॉडी। तो देखिए इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स में किए हैं ऑलरेडी। तो देखिए अगर किसी कंटेनर में कुछ आइस और कुछ वाटर रखा है, तो वाटर क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, जिसकी वजह से जो आइस है कुछ हीट गेन करेगी और उस वजह से वो मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो वाटर है उसने जितनी हीट लॉस की है और जो आइस है उसने जितनी हीट गेन की है वो क्या है, इक्वल है। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और इसकी थ्रू ही, इसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं या इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में अगर हमको कोई बार की लेंथ दी गई है, उसमें थर्मल कंडक्टिविटी पता है हमें उस मटेरियल के लिए, उस मैटर के लिए, वहां पे इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर की वैल्यूज हमारे पास में, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास में है, तो हम उस बार में जो रेट ऑफ हीट फ्लो है या हीट करंट का जो रेट है, रेट ऑफ फ्लो है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम H के थ्रू यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। तो जो जो टर्म्स है पहले उनके नाम हम लोग लिख लेते हैं। H यहाँ पर है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, K यहाँ पर शो कर रहा है उस मटेरियल की, जो भी गिवन मटेरियल होगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि आपको गिवन होगी क्वेश्चन के साथ में। T1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर। T2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर और L के थ्रू यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है लेंथ ऑफ द बार को। वैसे ही अगर उस बार के लिए हमको थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम कर सकते हैं कैलकुलेट RH इक्वल्स टू L अपॉन KA के थ्रू। यहां पर जो RH है उसके थ्रू हम लोग क्या बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द बार। L के थ्रू हम लोग शो कर रहे हैं लेंथ ऑफ द बार। K हमको मालूम ही है कि ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी और A क्या है यहाँ पर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमको किसी बार के लिए थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा और वहां पर हमको लेंथ ऑफ द बार पता होगी, हमें थर्मल कंडक्टिविटी पता होगी उस मटेरियल की, क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू यानी कि A की वैल्यू हमारे पास में होगी, तो हम RH इक्वल्स टू L अपॉन KA के थ्रू वहां पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं और थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं उस बार के लिए। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो जो हमारे नेक्स्ट 3 फॉर्मूले हैं वो है एनर्जी रेडिएशन से रिलेटेड। तो देखिए पहला फॉर्मूला है E इक्वल्स टू सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4 और ये वाला जो फॉर्मूला है वो है फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। सो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के केस में क्या होता है कि जो एमिसिविटी होती है वो क्या हो जाती है, 1 के इक्वल हो जाती है, इसीलिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, E इक्वल्स टू सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पर E के थ्रू हम लोग क्या शो कर रहे हैं, तो उस बॉडी के थ्रू जो एनर्जी रेडिएशंस हो रहे हैं उनको हम लोग शो कर रहे हैं। सिग्मा यहाँ पर क्या है, तो सिग्मा जो शो कर रहा है वो है स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इक्वल टू होती है अप्रोक्सीमेटली 5.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4।
ठीक है। और साथ ही साथ T तो हमको पता ही है कि जो टेम्परेचर होगा बॉडी का उसी को हम लोग T के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। तो फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो एनर्जी रेडिएशन होंगे बॉडी के E इक्वल्स टू सिग्मा T⁻⁴ के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है तो तब हम उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल्स टू E सिग्मा T⁻⁴। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ नॉट अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। बाकी के सारे टर्म्स तो यहाँ पर सेम टू सेम ही है। E जो शो कर रहा है वो एनर्जी रेडिएशन को शो कर रहा है, सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट को ही शो कर रहा है, T यहाँ पर जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी होगा उसी को शो करेगा, और E की वैल्यू होगी जो कि क्या है, एमिसिविटी कहलाती है। जैसे कि हमने बताया कि जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है उसके लिए जो E की वैल्यू है वो 1 के इक्वल होती है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला है, जबकि जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट है जो एनर्जी रेडिएशन पर सेकेंड होंगे किसी बॉडी के जो कि जिसके पास में क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे E इक्वल्स टू E A सिग्मा T⁻⁴। तो यहाँ पर E जो स्मॉल e है वो तो एमिसिविटी को ही शो कर रहा है, साथ ही साथ जो A है वो यहाँ पर क्या बताया गया है, उस बॉडी के लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको गिवन होगा वो, और साथ ही साथ कैपिटल E के थ्रू तो हम लोग देख ही रहे हैं जो एनर्जी रेडिएशन पर सेकेंड उस बॉडी के थ्रू हो रहे होंगे उसको शो करेगा, और जो T है उसके थ्रू क्या शो हो रहा है, तो टेम्परेचर उस बॉडी का शो हो रहा है। तो आप इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं अगर आपके एग्जाम्स में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जहां पर आपको परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए अगर एनर्जी रेडिएशंस कैलकुलेट करने हो तो इसका यूज करेंगे। वैसे ही अगर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया गया हो और वहां पर आपको एनर्जी रेडिएशंस पर सेकंड कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे। अगर नॉट अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी आपको एनर्जी रेडिएशंस बताने हैं E, तो आप E इक्वल्स टू E सिग्मा T⁻⁴ के थ्रू उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है -dq/dt इक्वल्स टू K T2 - T1, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस की। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों ने एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे, अगर आपको ध्यान में होगा तो 2 केसेस दिए गए थे जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले K की वैल्यू कैलकुलेट की थी, यानी कि जो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, और फिर सेकंड केस में हमने टाइम T की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो देखिए यहाँ पर -dq/dt के थ्रू हम लोग शो कर रहे हैं हीट लॉस बाय द रेडिएशन। K यहाँ पर है एक पॉजिटिव कांस्टेंट, या फिर आप लोग बोल सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी इसको, और T2 - T1 तो हमको पता ही है ये क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस को। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है वीन्स या फिर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग आपको बोला जाता है लैम्डा mt इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए जो एनर्जी रेडिएशन के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ है और जो बॉडी का टेम्परेचर है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो ये कौन सा लॉ है, ये है वीन्स या फिर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो आपसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसके लिए आप लोग एक एक्सप्रेशन लिखिए, तो आप लोग डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं डेरिवेशन। तो आप लोग बुक के थ्रू, बुक की हेल्प से आप लोग पढ़ ही चुके होंगे चैप्टर में, है ना। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा m के थ्रू हम लोगों ने क्या शो किया है, तो ये है मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर एनर्जी रेडिएशंस। T क्या है, तो बॉडी का टेम्परेचर है, और जो ये कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट होता है, तो उसको बोला जाता है वीन्स या फिर वीन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इक्वल टू किसके होती है, तो ये इक्वल टू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन के। सो आई होप कि आज जितने भी हम लोगों ने साथ में फॉर्मूले रिवाइज किए वो आप लोगों ने भी अच्छे से रिवाइज किए होंगे, और आपको इनसे काफी हेल्प मिलेगी अपने जो एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज हैं और बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम रिवाइज करेंगे अपने कुछ और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।